Hi, it always looks so simple until you try to do it yourself. Today is 14th of July 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। पंचमुली लेक लोकेटेड है गुजरात में। टियांगोंग फ्लैगशिप स्पेस स्टेशन है चाइना का। बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग ओईसीडी का अभी इंक्लूसिव फ्रेमवर्क आया है बीईपीएस को स्टॉप करने के लिए। गवर्नमेंट ने मर्ज किया है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज विद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। 11th ऑफ जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। इस बार का थीम था इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। इंद्रावती नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़ में। आज के सवाल है, शीश महल ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? श्री बंदारू दत्तात्रेय इज द करंट गवर्नर ऑफ विच स्टेट? कीतम बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में किस साका रूलर के अचीवमेंट्स हाईलाइटेड हैं? ग्रैंडसन ऑफ अशोका था। अशोका मतलब बुद्धिज्म। ग्रैंडसन ऑफ अशोका ने एक्सेप्ट किया था जैनिज्म। नाम क्या है? विच गुप्ता एम्परर वॉज एन एक्सपर्ट वीणा प्लेयर? सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकैबुलरी है एंग्विश। एंग्विश मतलब सीवियर मेंटल और फिजिकल पेन हो रहा है, सफरिंग हो रही है। फ्लैग्मेटिक, फ्लैग्मेटिक मतलब वो पर्सन है जो अनइमोशनल होता है, जो स्टॉलिडली काम है, डिस्पोजिशन है, काम एंड कंपोज लग रहा है, अनइमोशनल, दैट इज फ्लैग्मेटिक। एड्रॉइड का मतलब होता है क्लेवर या फिर स्किलफुल। मेनेस है मतलब वो पर्सन या चीजें जो हार्म पहुंचाते हैं, थ्रेट है, डेंजर है। एसोटेरिक का मतलब होता है इंटेंडेड फॉर लाइकली टू बी अंडरस्टूड बाय वेरी फ्यू पीपल, स्मॉल नंबर ऑफ पीपल, बहुत कम लोगों को ही वो समझ में आता है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज या इंटरेस्ट वालों को। सो दैट इज एसोटेरिक। So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं, वैक्सीनेशन डिक्लाइन हुआ है बाय 60%। स्टेट्स ने बताया कि उनके पास अभी डोजेज नहीं है, वैक्सीनेशन कवरेज। प्राइम मिनिस्टर ने अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में नए मिनिस्टर्स बनाए थे, रीशफल किया था कॉम को। अब रीशफल रीजिक किया है कैबिनेट पैनल्स को। ये कैबिनेट कमिटीज क्या होती है, विल गेट टू नो। देन दिस इज स्पुतनिक, अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बनाएगा। अनप्रोडक्टिव आइडिया है। दिस इज अबाउट सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। पॉपुलेशन में एक माल्थस थ्योरी होती है। माल्थस थ्योरी भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये देखा गया था इतनी एक्यूरेट नहीं बैठी। विल गेट टू नो कि पॉपुलेशन में एम्पावरमेंट ज़्यादा बेटर क्यों है। रिडेम्पशन रोड है। दिस इज अबाउट स्पोर्ट्स। अपकमिंग क्राइसिस हो रहा है इंडियन फेडरलिज्म में 2026, जब नए विधानसभा, नए लोकसभा और जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं इसके नए नंबर्स आएंगे। देन दिस इज द नेक्स्ट वन, ये बात है फॉरगेटिंग द ट्रांसपेरेंसी लेजिस्लेशन में। ग्रोथ मैटर करता है, बट जो ग्रोथ होती है उसमें होना चाहिए आर्टिकल 39B एंड आर्टिकल 39C। दिस इज डिजिटल हर्डल, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं। हाई फ्यूल की प्राइसेस है। नाउ लुक एट दिस पिक्चर, फॉरेस्ट और मार्शी लैंड पे ये जा रहे हैं वैक्सीनेशन कवरेज के लिए। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ऑन चाइना का रिकॉर्ड, अंडर वाटर वर्ल्ड। और आज हम राजस्थान के महत्वपूर्ण वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को जानेंगे। सीसेट के सॉल्यूशंस हैं एंड सर्टेन क्वेश्चंस। So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this, The Hindu. This is Indian Express, both are Delhi edition. See, ये फ्रंट पेज है द हिंदू का। वैक्सीनेशन डिक्लाइंस बाय 60% एज स्टेट्स से दे हैव नो डोजेज। वैक्सीनेशन के डोजेज की कमी आ रही है, तो जो वैक्सीनेशन रैपिड होना चाहिए जिस पेस में, उसमें डिफिकल्टी आ रही है। इम्यूनाइजेशन काफ़ी रीजन्स में शट डाउन थे बिकॉज स्टॉक्स रनिंग आउट। सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू रैम्प अप द वैक्सीनेशन मैन्युफैक्चरिंग। कोवैक्सिन, स्पुतनिक और कोविशील्ड और जो दूसरी नई वैक्सीनेशन भी आ रही है, इनको जल्द से जल्द लाना ज़रूरी है। कोविड-19 का थर्ड वेव भी अब इनएविटेबल लग रहा है, तो हाइज एंड लोज हैं। वैक्सीनेशन एडमिनिस्ट्रेशन में हमें बेटर काम करना है। एक और चीज़, आई वॉज लुकिंग एट न्यूज़, वैक्सीनेशन का वेस्टेज भी होता है। जैसे एक वायल है, इसमें जो डोज होता है ना, वो करीब 10 लोगों को लग सकता है वैक्सीनेशन का। बट अगर किसी सेंटर में 2 या 4 लोग ही आए, फिर पर्सन नहीं आ रहे हैं, तो इससे क्या होता है, वो ओपन तो करना पड़ता है, बट 5-6 वायल हुए, बट जो चार डोजेज थे वो वेस्ट हो जाएंगे।
सो वैक्सीनेशन वेस्टेज इज ऑल्सो वन थिंग। कई बार हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के फिर सेंटर जाते नहीं है वैक्सीनेशन लगाने के लिए, तो उससे भी वैक्सीनेशन वेस्टेज होता है। तो वेस्टेज नहीं करने और रैंप अप करना है प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीनेशन। प्राइम मिनिस्टर ने रीजिक किया कैबिनेट पैनल्स को। दिस कैबिनेट पैनल, इसमें हमारे काम का जो है वो हम देखते हैं कि व्हाट डज इट मीन बाय कैबिनेट पैनल। कमिटी ऑन सिक्योरिटी एंड अपॉइंटमेंट अनटच्ड है। सी, ये प्राइम मिनिस्टर ने रीजिक किया है। ये की चेंजेस हुए हैं कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स में। ये कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, इसका साइज भी रिड्यूस हुआ है। ये कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर है। सो सी, ये पॉलिटिकल अफेयर, ये पार्लियामेंट्री अफेयर, ये इकोनॉमिक अफेयर, फिर ये है इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ। ये नया पैनल बना था, कैबिनेट कमिटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ। देन इसके बाद कैबिनेट कमिटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। तो जैसे ये 5 पैनल दिए हुए हैं ना, कि पॉलिटिकल अफेयर, इकोनॉमिक अफेयर, पार्लियामेंट्री अफेयर, दिस इज अबाउट इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, दिस इज अबाउट एम्प्लॉयमेंट स्किल्स एंड डेवलपमेंट। तो व्हाट आर दीज आर कैबिनेट पैनल्स। कैबिनेट पैनल्स, तो सी, कैबिनेट पैनल्स मतलब कैबिनेट कमिटी। तो जो कैबिनेट कमिटी ऑन डिफरेंट बनी है ना, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब इनका कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है। सो दे आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इन इमरजेंस। कैबिनेट कमिटीज जो होती है वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल होती है, मतलब दे आर नॉट मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर इनका मेंशन लिखा है रूल्स ऑफ बिजनेस में कि पार्लियामेंट का काम कैसे हो रहा है, इसकी रूल बुक, गवर्नमेंट का काम क्या हो रहा है। तो रूल्स ऑफ बिजनेस में कैबिनेट कमिटी मेंशनड है, बट कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। सो दीज आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इन इमरजेंस। अब सी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हमने पढ़ा, इसका भी रीशफल हुआ था। तो कैबिनेट कमिटी क्यों आती है? कैबिनेट कमिटी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ही कुछ सेलेक्टेड मिनिस्टर्स या नॉन कैबिनेट मिनिस्टर्स भी हो सकते हैं, उनको मिला के एक टारगेटेड वर्क टास्क असाइन किया जाता है। सेग्रीगेट मतलब अलग अलग किया जाता है वर्कलोड और रेस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे ये वर्क किया ना, आपको दे दिया पॉलिटिकल अफेयर्स मैनेज करो, आपको पार्लियामेंट्री अफेयर हो गया, आपको से इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ दे दिया। तो ये सेग्रीगेशन है, वर्कलोड सेग्रीगेट किया है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज अलोकेट की है, डिवीजन किया है लेबर और इफेक्टिव डेलीगेशन का। तो व्हाट आर दीज आर कैबिनेट कमिटी। अब कैबिनेट कमिटी में कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए बने रहते हैं, तो वो हो जाएगी दिस स्टैंडिंग कैबिनेट कमिटीज। और दूसरे होते हैं वो एडहॉक होते हैं, मतलब आज काम है कल नहीं होगा 6 महीने बाद, तो उसके लिए एडहॉक कमिटी बनती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं आज की डेट में। अपॉइंटमेंट कमिटी है कैबिनेट की, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड काम ये कैबिनेट कमिटी देखेगी। फिर है इकोनॉमिक अफेयर्स, ये इकोनॉमिक अफेयर्स से रिलेटेड काम देखेगी। पॉलिटिकल अफेयर्स, इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, एक सिक्योरिटी की होती है, पार्लियामेंट्री अफेयर की होती है, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट की होती है, अकोमोडेशन की होती है। सो दीज आर डिफरेंट वर्क हेड्स, और ये सेग्रीगेशन जो वर्क है इसमें अलॉटमेंट हुआ है दिस डिफरेंट वर्क का, सो दैट बेटर एफिशिएंसी आ जाए, डिवीजन ऑफ लेबर। तो दे आर एस्टैब्लिश्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती है कैबिनेट कमिटीज, और एस्टैब्लिश होती है बाय प्राइम मिनिस्टर जैसी ज़रूरत हो टाइम की और नीड्स ऑफ द सिचुएशन। तो इनका जो नंबर है, नॉमनक्लेचर है, कंपोजिशन है, ये चेंज होता रहता है। प्राइम मिनिस्टर जैसा चाहेंगे वैसे डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज बन जाएंगी। सो व्हाट आर दीज आर कैबिनेट कमिटीज। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बिगर बॉडी होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये लोग बनते हैं मंत्री। कॉम में भी हमने डिफरेंट मंत्री पढ़े हैं, कुछ होते हैं कैबिनेट मंत्री बनते हैं, कुछ स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज होता है। सो दीज आर डिफरेंट टीयर्स ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट कमिटी। तो आज का सवाल है, ये टॉपिक भी लक्ष्मीकांत के चैप्टर में बड़े अच्छे से दिया है बुक में। ओपन दैट चैप्टर एंड प्रिपेयर दिस क्वेश्चन, दिस इज इंपॉर्टेंट। प्रिपेयर अ नोट ऑन द कैबिनेट कमिटीज, डिस्कस देयर टाइप्स, इनके टाइप्स क्या हैं, इनका मैंडेट क्या है, मतलब काम क्या है, कार्य क्षेत्र क्या होगा। टेल द डिफरेंस बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट कमिटीज। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ओके, नाउ जो सेकंड है वो है स्पुतनिक सी। ये जो सीरम इंस्टीट्यूट है ना पुणे का, सीरम इंस्टीट्यूट बेसिकली एक वैक्सीनेशन मैन्युफैक्चरर है। वैक्सीनेशन डेवलप नहीं, वैक्सीनेशन मैन्युफैक्चरर। तो जैसे ऑक्सफोर्ड जेनेका थी, एस्ट्राजेनेका,
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इन्होंने एक वैक्सीनेशन बनाई, उसको लाइसेंस के थ्रू सीरम इंस्टीट्यूट ने मैन्युफैक्चर किया और उसको नए ब्रांड नेम से सेल किया जिसका नाम है कोविशील्ड। तो सिमिलरली स्पुतनिक जो है, स्पुतनिक बनाई है रशिया की कंपनी ने, रशिया सोवरेन वेल्थ फंड RDIF। तो इससे लाइसेंस लेके सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 300 मिलियन डोजेज बनाएगा स्पुतनिक 5 के बाय दिस ईयर, सो विच इज अगेन गुड। इन द एंड वी वांट वैक्सीनेशन। देन दिस इज वैक्सीनेशन डिक्लाइन, उत्तराखंड सस्पेंड कर रहे हैं दिस कांवड़ यात्रा। क्यों? क्योंकि कोविड-19 का बहुत बड़ा थ्रेट बना हुआ है। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। देन ये नेक्स्ट है, मॉनसून फिलहाल के लिए दिल्ली में आ गया पर ये लेट हुआ है बाय 2 वीक्स। लास्ट टाइम 2002 में इतना लेट आया था मॉनसून कैपिटल में, तो इस बार भी लेट आया है। अब मॉनसून आते ही, मॉनसून गॉड है, बट मॉनसून के लिए अगर हम प्रिपेयर नहीं है तो मॉनसून जो है ना वो डिजास्टर भी बन जाता है। जैसे देखिए वाटर लॉगिंग कंप्लेंट्स आई इन 10 आवर्स, तो दिस इज अबाउट अर्बन प्लानिंग, अर्बन रिजुविनेशन। जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इन सिंक करें मॉनसून और वेदर की वैगरीज से। सो दिस इज वाटर लॉगिंग, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो दिल्ली में भी हो रही है। दिस इज अ बिग ट्रबल। देन दिस इज द नेक्स्ट पेज। देन दिस इज चीफ मिनिस्टर्स अर्बन लीडर्स फेलोशिप प्रोग्राम है। ये दिल्ली गवर्नमेंट का है फेलोशिप। इसमें ये कुछ वर्क देंगे, जैसे इनोवेशन मिशन होता है ना, जिसमें साइबर हैकेथॉन वगैरह, ऐसे एक टास्क देंगे आपको, उस टास्क को वर्क करना है तो यू कुड गेट अ चांस टू वर्क विद दिल्ली गवर्नमेंट। एक बार इसको देखिएगा। देन दिस इज एडिटोरियल, ये है अनप्रोडक्टिव आइडिया। सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इज मोर इफेक्टिव देन कोएर्जन इन कटिंग फर्टिलिटी रेट्स। मतलब कि लोगों को बताओ कि कैसे फैमिली प्लानिंग करें, लोगों को बताओ कि आपको 2 बच्चे ही करने हैं, 3 बच्चे करने हैं, 1 करने हैं। तो ये जो अगर गवर्नमेंट मैंडेट होता है ना, अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें तो ये इतना इफेक्टिव रहा नहीं है। ज़्यादा इफेक्टिव तब होता है जब सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो, लोग खुद अपनी चॉइस एंड फैसिलिटी एंड खुद के डिसीजंस लें। ये डिसीजंस फोर्स्ड नहीं होने चाहिए। तो ये इस आर्टिकल में लिखा है कि ये अनप्रोडक्टिव आइडिया हो जाता है अगर हम पॉपुलेशन को ऐसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। सी, हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ऑल्दो रेगुलर ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो रेगुलर ज्योग्राफी में इस थ्योरी का इतना मेंशन नहीं है, बट ऑप्शनल में ये क्लियरली बताया है, माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। ये क्या बोलती है? माल्थस जो था ना, ये यूरोपियन, इसने ये प्रेडिक्ट किया कि जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो भी बढ़ रही है, और जो फूड के रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये तो लिमिटेड है। तो ये भी हम टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ाएंगे, फूड प्रोडक्शन भी बढ़ाएंगे, बट पॉइंट इज फूड प्रोडक्शन और जो रिसोर्सेज हैं ये बढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि ये जो टर्म्स है ना, तो दिस टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, द डिफरेंस इज कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड डी। ये फर्स्ट टर्म है। अब देखो 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2, तो ये डिफरेंस बना हुआ है और इस तरीके से प्रोग्रेशन आगे सीरीज बढ़ रही है। तो जो फूड का प्रोडक्शन है वो भी बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से, बट जो पॉपुलेशन है ये बढ़ेगी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से। तो अरिथमेटिक में दिस टर्म प्रीवियस टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट था, इसमें दिस टर्म डिवाइडेड बाय दिस टर्म इज कांस्टेंट। 2 क्यूब अपॉन 2 स्क्वायर इज 2, 2 पावर 4 अपॉन 2 क्यूब इज 2, सो दिस इज कॉल्ड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। 2 4 8 16। तो सी, ये कितनी तेजी से बढ़ रहा है, ये तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये 2 4 6 ही हो पाया और ये 8 हो गया, फिर ये 8 हुआ तो ये 16 हो गया, ये डिफरेंस बढ़ता ही जाएगा। तो इससे क्या होगा? डिसइक्विलिब्रियम होगा। पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ जाएगी बट रिसोर्सेस तो आपके पास होंगे ही नहीं, तो इससे केओस होगा, एंट्रोपी होगा, कोलैप्स होगा सिविलाइजेशन का। ये बात थी माल्थस थ्योरी का, डिसइक्विलिब्रियम बिटवीन पॉपुलेशन एंड फूड सप्लाई। तो इसको करेक्ट कैसे करें? करेक्ट करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है पॉजिटिव चेक। पॉजिटिव चेक मतलब नेचर खुद ही चेक लगा देगी, कोई अर्थक्वेक आएगा, एपिडेमिक आएगा, वॉर, फेमाइन, फ्लड, कोविड जैसी कोई चीज आएगी, पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। तो ये नेचर का पॉजिटिव चेक है। दूसरा है कि हम ये नौबत ही नहीं आने दें, हम खुद ही प्रिवेंटिव मेजर्स ले लें, जैसे लेट मैरिजेस है, सेलेबेसी है, सेल्फ रिस्ट्रेन है, फैमिली प्लानिंग मेथड्स है ये। तो माल्थस ने अपने टाइम पे थ्योरी तो बड़ा अच्छा दिया था कि जो पॉपुलेशन है इसको चेक करना ज़रूरी है, पॉपुलेशन को कंट्रोल मेजर करना ज़रूरी है,
बट ऑल्दो माल्थस ने इस एपी को अंडर एस्टिमेट कर लिया था, बिकॉज पॉपुलेशन तो नो डाउट बढ़ी है, बट साथ ही साथ हमने मीन्स भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से भी बेटर तरीके से इंक्रीज कर लिए, तो हमें एज सच डिसइक्विलिब्रियम इतना ज़्यादा फील नहीं हुआ। ये शॉर्ट कमिंग था। बट द ओवरऑल थिंग इज कि हमें पॉजिटिव मेजर्स तो हैं, जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उस पर भी ध्यान देना चाहिए। इसी के बैकड्रॉप में आई है यूपी की पॉपुलेशन पॉलिसी। उत्तर प्रदेश हाईली पॉपुलेटेड स्टेट है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा बोलता है यूपी में टीएफआर है 2.7। दिस इज वे अहेड देन दिस 2.1 जो रिप्लेसमेंट लेवल होता है। बिहार में तो और भी ज़्यादा है, टीएफआर 3.1 है। आप बताओ पॉपुलेशन डेंसिटी यूपी की ज़्यादा है या बिहार की ज़्यादा है? ओवरऑल पॉपुलेशन तो यूपी की ज़्यादा है। यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल, इन तीनों को ऑर्डर में जमाइए। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी, फिर सेकंड नंबर पे, फिर थर्ड नंबर पे आंसर। तो द पॉइंट इज पॉपुलेशन कंट्रोल रिक्वायर्ड है। हमको ज़रूरी है कि हम एम किस डायरेक्शन में लें कि मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव्स हो, मेल कॉन्ट्रासेप्शन हो, डिक्रीज करें मैटरनल मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी 2026 तक कम करें, इनलाइन करें। ये जो मेजर्स है ना रिडक्शन के, पॉपुलेशन कंट्रोल के, ये इन लाइन है कायरो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन डेवलपमेंट जो 1994 में हुई थी। तो 1994 में इस कॉन्फ्रेंस में ही ये डिक्लेयर हो गया था कि हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। कायरो कंसेंसस जो है वो बोलता है प्रमोशन ऑफ रिप्रोडक्टिव राइट्स हो। रिप्रोडक्टिव राइट्स लोगों को मिलने चाहिए, दिस इज देयर फंडामेंटल राइट। एम्पावरिंग करें विमेन का, यूनिवर्सल एजुकेशन हो, मैटरनल और इन्फेंट हेल्थ जो है, जो पुअर है उसको बेटर करे, जैसे कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो। नॉटी इश्यूज ऑफ पॉवर्टी एंड दिस हाई फर्टेलिटी, तो यहाँ पे बॉटल नेक है इशू। पॉवर्टी का एक बहुत बड़ा इशू है, और पॉवर्टी है तो फिर हाई फर्टिलिटी भी होती है, बिकॉज पॉवर्टी में ये माना जाता है कि जितना मैन पावर, जितने बच्चे होंगे वो उतना ही ज़्यादा फिर एक एडेड ह्यूमन रिसोर्स बन जाएंगे, काम करेंगे, एक्स्ट्रा इनकम आएगी। तो इस टेंडेंसी के कारण पॉवर्टी में पॉपुलेशन बढ़ जाती है। तो दीज आर सर्टेन एरियाज जहां हमें एड्रेस करना है। तो पॉपुलेशन ऐसे ही कंट्रोल नहीं होती है फोर्सफुली, तो रिजल्ट्स अच्छे आते नहीं है। व्हाट वी नीड टू डू इज सोशो इकोनॉमिक जो बॉटल नेक है उसको एड्रेस करें, वी कुड गेट बेटर रिजल्ट। तो दिस इज एन अनप्रोडक्टिव आइडिया एंड दिस इज माल्थुजियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। ये दूसरा सवाल है, प्रिपेयर अ नोट ऑन द वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन सेंसस ऑफ 2011 ऑफ इंडिया। वैसे तो 2021 का सेंसस का डेटा आना चालू हो जाना था, बट कोविड के कारण ये प्रोसेस बड़ी डिले चल रही है। तो इस साल के जो एग्जाम्स है ना वो भी हमें 2011 के डेटा पे ही बेसिस लिखने हैं। तो इसीलिए पॉपुलेशन सेंसस 2011 आप ओपन करो, इसका विकी पेज भी खोल लो। वहाँ जो भी डेटा लिखा है ना कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, सेक्स रेशियो कितना है, सेक्स रेशियो चाइल्ड का कितना है, यहाँ पे एडल्ट और फीमेल, एडल्ट लिटरेसी कितनी है, मेल फीमेल लिटरेसी कितनी है, आईएमआर कितना है, एमएमआर कितना है। तो ये सब क्या है, वाइटल स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है पॉपुलेशन के। तो इंडियन पॉपुलेशन के जो भी वाइटल स्टैटिस्टिक्स है आप उसको नोट डाउन करो और एक नोट बना लो, और ये बड़े अच्छे से आप प्रिपेयर करो। इसको आप अपने टेबल के सामने भी ऐसे लगा लेना, पेस्ट कर देना, बार बार इसको देखो। ये जो भी नंबर और फिगर्स है ना, ये टिप्स पे याद होने चाहिए। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा आंसर राइटिंग में, चाहे वो किसी भी सेक्शन से आ रहा है, जीएस 1 2 3 4, इंटरव्यू ऐसे, और इवन एनीवेयर, इवन ऑप्शनल में भी ये जो पॉपुलेशन सेंसस का डेटा है इसका बहुत ज़्यादा यूजेज है। सो इसको अच्छे से आज तैयार करिए। देन दिस इज रिडेम्पशन रोड। रिडेम्पशन रोड सेकेंड आर्टिकल है। रिडेम्पशन, रिडेम्पशन मतलब कुछ गलत हुआ था उसको आपने फिक्स कर दिया। डिस्पाइट द वॉयलेंस ऑफ इंग्लिश फैंस, यूरो 2020 विल बी रिमेंबर्ड फॉर गुड फुटबॉल। सी, फुटबॉल जैसे ओलंपिक्स हम देखते हैं, ओलंपिक्स में क्या बताते हैं, बेटर, फास्टर, ज़्यादा से ज़्यादा हम प्राइम लाएं ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ का। तो जो स्पोर्ट्स होता है ना, स्पोर्ट्स का एक अपना मीनिंग है, स्पोर्ट्स का अपना वैल्यू है। स्पोर्ट्स यूनाइट पीपल, स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर है, स्ट्रेस को दूर करता है। तो इटालियन ऑल्दो जीत गए, बट मैच बहुत अच्छा हुआ था यूरो 2020 का। तो इसने री इन्वोगरेट किया है इंटरनेशनल फुटबॉल को। माइल्डली थेरेप्यूटिक है फैंस के लिए, अनएंडिंग एग्जॉस्टिंग पैंडेमिक के बीच में। तो दिस इज गुड। जैसे आईपीएल भी चल रहा था उस टाइम पे, कोविड का काफ़ी थ्रेट भी था,
एक आर्ग्यूमेंट ये भी था आईपीएल को कंटिन्यू करने का कि इससे एक थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो रहा है, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो रहा है अदरवाइज ग्लूमी एटमॉस्फेयर में। दिस वाज वन लॉजिक। तो ये बात है, स्पोर्ट्स दैट इज वाई नेसेसरी होते हैं। द अपकमिंग क्राइसिस इन इंडियन फेडरलिज्म, और यही रीजन दिया जा रहा है कि हम टोक्यो में ओलंपिक्स भी करा रहे हैं। ऑल्दो इसमें बहुत रिस्क है बट वी आर गोइंग अहेड। लेट अस सी द अपकमिंग क्राइसिस इन इंडियन फेडरलिज्म। अब सी, इंडिया क्या है? क्वाजी फेडरल है। केसी वेयर साहब ने कहा है क्वाजी फेडरल है, मतलब इंडिया में फेडरलिज्म भी है और यूनिटरी फीचर भी है। फेडरलिज्म की एक लंबी लिस्ट है, यूनिटरी फीचर्स की भी एक लंबी लिस्ट है। थोड़ा टिल्टेड है इंडिया टूवर्ड्स दिस यूनिटरी फीचर्स, तभी इंडिया को क्या बोलते हैं? इंडिया दैट इज भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो हम अमेरिका नहीं है। अमेरिका के जो स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ है कि इट इज इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। वहां पे स्टेट्स को तोड़ा नहीं जा सकता, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन है डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स का। तो जो स्टेट्स बनते हैं वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट होता है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इंडिया में स्टेट्स सारे एक जैसे है भी नहीं। जैसे यूएसए में, वहाँ जैसे हमारी राज्यसभा में सीट्स अलग होती है। यूपी में कितने सारे सीट्स हैं राज्यसभा के, सिक्किम में नहीं है, गोवा में नहीं है, एमपी में कम है। तो ऑल स्टेट्स आर नॉट सेम। अब सी, यही एक बात है जिससे 2026 में और डिफिकल्टी आने वाली है। पॉपुलेशन का फिर से एंगल है। जब पॉपुलेशन कंट्रोल की बात हुई तो जो हमारे साउथ के स्टेट्स हैं, इन्होंने अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल कर ली। इन्होंने अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल की। 1971 सेंसस पॉपुलेशन कंट्रोल ली की। 71 के बाद जो ये नॉर्थ के स्टेट्स हैं, स्पेशली यूपी हुआ, बिहार हुआ, वेस्ट बंगाल हुआ, इन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं किया। तो 71 के बाद इनकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी, जबकि साउथ में पॉपुलेशन नहीं बढ़ी। राजस्थान, एमपी, इधर पॉपुलेशन कंट्रोल्ड है। तो इससे क्या हुआ? अनइक्वल पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ। हमारे यहाँ तो एडल्ट सफरेज है, हर पर्सन को एक वोट है। तो इससे तो इक्विलिब्रियम डिसबैलेंस हो जाएगा। यहाँ के जो स्टेट्स हैं उनके पास ज्यादा पॉलिटिकल पावर आ गया, बिकॉज इनके पास नंबर्स ज्यादा है। इन लोगों ने बात माना, पॉपुलेशन कंट्रोल किया, तो ये तो डिसएडवांटेज में आ गए। तो इसीलिए हमने 1976 को फ्रीज कर दिया। लोकसभा की जो सीट्स है 1976 में फ्रीज कर दिया कि जो 71 का सेंसस था उसके अकॉर्डिंग ही डिलिमिटेशन हुआ है, और उसी के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंसी, पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी अलोकेट हुई है। जैसे यूपी में 80 है, मध्य प्रदेश में कम है, कर्नाटका में कम है। तो ये क्यों है? पॉपुलेशन के कारण। अब यूपी की पॉपुलेशन तो और बढ़ गई, तो ये तो और पावरफुल हो जाएगा पॉलिटिकली। तो इस डिसबैलेंस को कम करने के लिए हमने फ्रीज कर दिया 1971 सेंसस, अनइक्वल पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। अब सेंसस हमेशा के लिए तो फ्रीज नहीं कर सकते। 2026 में रीअलाइनमेंट होने वाला है, और यही एक रीजन है कि हम सेंट्रल विस्टा रिवैम्प भी कर रहे हैं और नई हम पार्लियामेंट बनाने की बात कर रहे हैं। बिकॉज एमपी एमएलए अभी कितने हैं? 450 और 250 के अप्रोक्सीमेटली, 550 और 250 के अप्रोक्सीमेटली। ये बढ़ के 1200 1300 होने वाले हैं लोकसभा राज्यसभा कंबाइंड। तो हमें एक नई बिल्डिंग चाहिए। प्लस ये जो नंबर बढ़ेगा तो वो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन बढ़ेगा, तो डिसबैलेंस नहीं हो जाएगा नॉर्थ के स्टेट और साउथ के स्टेट्स में। इस चीज को चेक करना जरूरी है। फेडरल प्रिंसिपल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको चेक करना जरूरी है। सी, ये बात तो क्लियर है, ऑल स्टेट्स आर नॉट सेम। तब भी हम एक पैरिटी बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे जो वीकर स्टेट है, जैसे हिमालयन स्टेट्स हैं, इनके पास इतने एवेन्यूज नहीं है इनकम जनरेशन के, तो हम इनको स्पेशल स्टेटस में रखते हैं। सरकार इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है। जैसे हम सरकार की स्कीम में भी देखते हैं, अगर डिस्ट्रीब्यूशन है तो जैसे अगर तमिलनाडु है या फिर महाराष्ट्र है तो वहाँ पे से सेंटर और स्टेट का 60:40 होगा। बट अगर वही बात जम्मू कश्मीर की आ जाए या फिर नॉर्थ ईस्ट की स्टेट की आ जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है 90:10। सेंटर 90 करेगा, राज्य को केवल 10 देना है। तो हम कोशिश करते हैं कि इक्विटी आए हमारे फेडरलिज्म में। ऑल स्टेट्स आर नॉट सेम। अब इनहेरेंट कॉन्ट्राडिक्शन है स्टेट्स के बीच में, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म में। तो ये है बिकॉज ऑफ अनइक्वल इन साइज, पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक्स। तमिलनाडु इज सच अ साउंड स्टेट व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक्स। उसके पास ये पूरा सी है, एक्सेस है और फ्लैट प्लेन्स है। तो तमिलनाडु इकोनॉमिक्स में एक्सेलेंट है। अब तमिलनाडु का कंपैरिजन आप नहीं कर सकते उत्तराखंड के साथ, तो डिस्पैरिटी है।
फेडरल यूनिट्स आर अनइक्वल इन साइज। सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है एरिया वाइज? आंसर अनइक्वल इन साइज। पॉपुलेशन अलग है, इकोनॉमिक्स अलग है। तो डेमोक्रेटिक सेटअप में जरूरी है सारे सिटीजन्स बराबर है, बट इसके कारण सारे स्टेट्स के बीच में भी एक काइंड ऑफ इक्विटी पैरिटी लाना है, इसको कंपनसेट करना जरूरी है। इंडिया क्वाजी फेडरल है। 1956 में हमने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन दिया था। हमने ऑल्दो ये डिमांड आती है कि राज्यों का निर्माण हो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चरल इम्प्लीकेशन, बट नो, जो हमारा ऑफिशियल मैंडेट है वो ये बोलता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन होगा बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एफिकेसी, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिकेसी। स्मॉलर स्टेट्स होते हैं उनके एप्रीहेंशंस होते हैं कि जो बड़े स्टेट्स हैं वो उन पे डोमिनेट करने लग जाएंगे। जैसे वैक्सीनेशन की बात थी, से स्टेट को प्रोक्योरमेंट जब ओपन हुआ था कुछ महीने पहले, तो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म हम डे वन से क्या बोल रहे थे कि सारे राज्य बराबर नहीं है। अब महाराष्ट्र के पास तो ट्रक लोड ऑफ मनी है, तो महाराष्ट्र तुरंत प्राइवेट वैक्सीन प्रोक्योरर से सारी वैक्सीनेशन खरीद लेगा, पर सिक्किम क्या करेगा? सिक्किम के पास तो पैसे नहीं है। तो द पॉइंट इज एप्रीहेंशंस जो है ना उसको एड्रेस करना जरूरी है। डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी है, जैसे कि 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में किया, नगर पालिका में बनाए हमने और ग्राम पंचायत बनाया। डिसेंट्रलाइजेशन के लिए जो ग्राम पंचायत है ये डीपीएसपी के किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? आंसर रोल एंड कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा बेटर हो, क्योंकि राज्यसभा के जो एमपी आते हैं वो राज्यों से चुन के आते हैं, तो उनका बेटर रिप्रेजेंटेशन हो, हाउस ऑफ स्टेट को भी एक्सपेंड करें हम। कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज जरूरी है। फाइनेंशियल रीडिस्ट्रीब्यूशन स्टेट के बीच में होना चाहिए, इसीलिए कौन सी आती है? आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन। अभी कौन से नंबर की फाइनेंस कमीशन है? ये रिक्वायर है कंसेंट ऑफ ऑल और नियरली ऑल स्टेट्स के लिए। जीएसटी का जो कंपनसेशन डिले हुआ था, स्टेट्स के पास वैसे ही फाइनेंशियल बड़ी डिफिकल्टी है, तो इन चीज़ों को एड्रेस करें। द होल आइडिया इज इंडिया में यूनियन इंपॉर्टेंट है बट एट द सेम टाइम स्टेट्स भी इंपॉर्टेंट है, और जो हमारे ये 28 राज्य हैं, 8 यूनियन टेरिटोरीज हैं, दे आर ऑल इम्पॉर्टेंट, दे आर नॉट मेयर अपेंडेजेस। हमें ज़रूरी है हम डेमोक्रेसी पे ट्रू वर्ड्स में फोकस करें और फेडरलिज्म के जो कैरेक्टर है उसको डाइल्यूट नहीं करें। तो द अपकमिंग क्राइसिस इन इंडियन फेडरलिज्म 2026 में होने वाले चेंजेस के लिए वी शुड प्रिपेयर एंड कम आउट विद अ फॉर्मूला। फ्रेमिंग द लेजिस्लेशन फॉर गेटिंग द ट्रांसपेरेंसी। यहाँ पे बात है कि हमने जैसे एक वीडियो देखा था ना, रूल ऑफ लॉ एंड रूल बाय लॉ। ये वीडियो आप एक बार देखो, रूल ऑफ लॉ, रूल बाय लॉ, 1-2 हफ्ते पहले ही बनाया था। रूल ऑफ लॉ, तो रूल बाय लॉ मतलब ये नहीं है कि पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना दिया अब उस लॉ के अकॉर्डिंग ही रूल होने लग जाएगा, चाहे वो लॉ सही है या नहीं है। नो। तो फॉरगेटिंग द ट्रांसपेरेंसी, कई बार गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे लोकसभा में उसको मेजोरिटी है, राज्यसभा में मेजोरिटी है नहीं, तो वो क्या करेंगे, उस बिल को मनी बिल डिक्लेयर कर देंगे। मनी बिल डिक्लेयर करते ही राज्यसभा की पावर कट हो जाती है, तो राज्यसभा का जो हर्डल है वो ओवरकम हो जाता है। तो दिस इज कलरेबल लेजिस्लेशन। जो चीज आप ऐसे नहीं कर सकते वो ऐसे घुमा के भी आपको नहीं करनी है, मतलब वो अकॉर्डिंग रूल्स जो है उसको विद इन रूल्स है, बट वो रूल्स के इथोस के बाहर है। तो फ्रेमिंग द लेजिस्लेशन फॉर गेटिंग द ट्रांसपेरेंसी, रूल्स जो भी बनते हैं वो पार्लियामेंट में डिबेट होना चाहिए, डिस्कशन होने चाहिए। उसका पहले जो ड्राफ्ट है वो पब्लिक में फ्लोट कराए, पब्लिक के ओपिनियंस पूछें कि इसमें क्या चेंजेस आप चाहते हो, देन आप उस रूल को बनाओ। इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी और बेटर कॉन्फिडेंस आएगा गवर्नमेंट पे। तो एट द हार्ट ऑफ द कंटेंट बोथ न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट जो है वहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी चाहिए हमें, द लाइफ गिविंग फोर्स बिहाइंड कंटेंट, एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम। हर किसी को अपना बात कहने का हक है। ओके, सो दिस इज फ्रेमिंग द लेजिस्लेशन फॉर गेटिंग द ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आरटीआई एक्ट 2005 भी आया था। ट्रांसपेरेंसी होने से गवर्नमेंट पे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ग्रोथ मैटर्स बट इनकम लेवल्स मैटर मोर। सी, जैसे हम एफडीआई की बात करते हैं, एफडीआई बहुत अच्छा आया, बट 50% से ज़्यादा एफडीआई केवल एक ये जो रिलायंस है ये लेके आया है। तो ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ प्रॉपरली? नो। ओवरऑल अगर हम देखें तो पर कैपिटा इनकम भी हमारे यहाँ ठीक ठाक है। अगर हम देखें तो ऑक्सफॉर्म की रिपोर्ट बोलती है कि रिच आर गेटिंग रिचर, पुअर आर गेटिंग पुअरर। जो इनकम है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो ग्रोथ ज़रूरी है बट एक पैरिटी भी आना चाहिए। इंडिया नीड्स अ शार्प रिवाइवल ऑफ डिमांड बिकॉज डिमांड कम हो गई है।
जिसके लिए पर कैपिटा इनकम को भी बढ़ाने की ज़रूरत है। कैश इन हैंड की अगर ज़रूरत पड़े तो वो भी करना चाहिए। जिस सरकार का इनकम ट्रांसफ़र, बेसिक इनकम ट्रांसफ़र। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, लो बिजनेस कॉन्फिडेंस है, डिमांड की रिकवरी ज़रूरी है। तो द होल आर्ग्यूमेंट इज नॉर्मल पॉइंट्स दिए हुए हैं। इकोनॉमिक और रिवाइवल के लिए डिमांड जनरेट करें, इनकम जनरेट करें और जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करें। बिकॉज अगर इन्फ्लेशन होता है तो आपकी जो सेविंग्स होती है वो वेस्ट हो जाती है। अपहोल्डिंग ट्रस्ट इन वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है। वैक्सीनेशन सबको लगानी है। वैक्सीनेशन एडवर्स इफेक्ट को तो एटलीस्ट स्टॉप कर ही देगा। हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत कम आएगी। सो गो गेट वैक्सीनेटेड। डिसेबल अनकॉन्स्टिट्यूशनल सेक्शन, यहाँ पे भी बात है। जैसे सेक्शन 66A हट गया आईटी एक्ट का, बट स्टिल वो यूज में आ रहा था। द पॉइंट इज अवेयरनेस फैलाएं सब में, टॉप टू बॉटम। रेगुलर आर्टिकल है, 3-4 बार इस पे बात कर ली है हमने कि जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल सेक्शन है उसको हटाएं। टीचर्स फेस द डिजिटल हर्डल। अब यहाँ पे भी जो प्रॉब्लम है, डिजिटल एक्चुअली सारे टीचर्स को भी पसंद नहीं है। डिजिटल में एक बहुत स्टीप लर्निंग कर्व है और जो फील स्टूडेंट आपके सामने बैठा है ना, उसको वैसे बैठा के पढ़ाने में है ना, वो ऐसे इंटरनेट पे पढ़ाने में वो फील नहीं आता है। लर्निंग आउटकम बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं इन वीडियोस के थ्रू जब हम पढ़ाते हैं। और एक स्टडी में ये भी पाया गया था कि जो वीडियो है, डिजिटल है, एनिमेशंस वगैरह है, इसमें ना रिटेंशन कैपेसिटी बहुत कम होती है। यही आप हार्ड कॉपी पढ़ो, हार्ड कॉपी पढ़ो, है ना। एनसीईआरटी की हार्ड कॉपी पढ़ो, हाइलाइटर से उसको अंडरलाइन करो, लिखो उसकी बाउंड्रीज में, पैराग्राफ्स वगैरह में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, स्टिकी नोट्स लगाओ। आपको ज़्यादा रिटेन होगा बजाय आप मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड वगैरह से पढ़ोगे। तो द पॉइंट इज डिजिटल हर्डल है। डिजिटल हर्डल को हमें ओवरकम करना है। इसको ओवरकम करने के लिए, बिकॉज ऑफलाइन तो अभी रिस्ट्रिक्टेड ही रहेगा, तो डिजिटल एक सप्लीमेंट बना सकते हैं ऑफलाइन के लिए। तो क्या करें, टीचर्स को एजुकेट करें। सेकंड, इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ाएं, अफोर्डेबिलिटी लाए और एक चेक भी हो, क्वालिटी चेक हो। बिकॉज डिजिटल में कई बार टॉल प्रोमिसेस होते हैं बट दे आर कंप्लीट वेस्टेजेस। So the point is there has to be a check and regulation also in this digital education. Then this is on the draw. This is UP population bill. This is political. Anti-terror law must not be misused to harass people. We must be mindful of systematic issues. Very strong words. CJI ने क्या कहा? एंटी टेरर लॉज मस्ट नॉट बी मिस यूज टू हैरेस पीपल। ये जो हमारी टेंडेंसी है ना जनरलाइज करने की, हम ऐसे ही बोल देते हैं कि दिस नो, सर्टेन वर्ड्स एंड लैंग्वेजेस जो होती है वो रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में यूज होती है, वहीं उनको यूज करना चाहिए, डायल्यूट नहीं करना चाहिए। देन दिस इज पॉलिटिकल। क्रैकडाउन ऑन जीएसटी इवेडर्स कंटिन्यू। जीएसटी बड़ा अच्छा था बट एक प्रॉब्लम ये भी आया था जीएसटी टैक्स इवेशन का। दुकान वालों ने टैक्स तो ले लिया कस्टमर से कि जीएसटी देना है, बट वो जीएसटी फिर रिटर्न भी मांग लिया जीएसटी विंडो से। फायदा इनको बहुत हुआ बट एक्चुअल में कस्टमर और जो गवर्नमेंट है दोनों को लॉसेस हुए जीएसटी टैक्स इवेजन के कारण। असम बिल बैन्स दिस। देन दिस इज स्टेट्स नीति आयोग। अरुणाचल, नाउ सी, अरुणाचल के ऑफिशियल्स ट्रैक 9 आवर्स टू वैक्सीनेट 16 ग्रेजर्स। सी, दे आर पुटिंग सो मच ऑफ एफर्ट। 16 लोगों के लिए 9 घंटे ये ऊपर ट्रैक करके गए माउंटेन्स में। डेप्यूटी कमिश्नर भी गया यहाँ का। एक्सेलेंट, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट ऑन अ मिशन। और काम क्या था, वैक्सीनेशन करना। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जब सरकार, गवर्नमेंट, पीपल इतना एफर्ट डाल रहे हैं तो हम भी उनको कोऑपरेट करें। इंडिया फर्स्ट कोविड पेशेंट। नाउ सी, एक बार कोविड हो गया तो कोई गारंटी नहीं है कि दोबारा भी नहीं होगा। सी, एंटीबॉडी जो नेचुरली डेवलप होती है वो ज़्यादा टाइम तक लास्ट नहीं होती है, तो दैट इज़ वाई वैक्सीनेशन लगाना ज़रूरी है। ये फर्स्ट पेशेंट था, कोविड हुआ था, अभी फिर से कोविड हो गया। देन दिस इज मिस्टर डेबुआ बिकम्स नेपाल प्राइम मिनिस्टर फॉर 5th टाइम। देन डोंट वांट टू फाइट इनसाइड सिटीज, तालिबान ने कहा यहाँ पे सिविल वॉर हो रहा है। गूगल पे फाइन हुआ एंटी ट्रस्ट एजेंसी। क्यूबा ब्लेम कर रहा है कि यूएस, बिकॉज क्यूबा क्या है, सोशलिज्म, यूएस क्या है, कैपिटलिज्म, तो यूएस चाहेगा सोशलिज्म वीकन हो। क्यूबा में अभी बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहा है। क्राइसिस इसलिए चल रहा है बिकॉज यहाँ की जो पॉलिसीज थी अभी तक वो काफ़ी पुअर थी। यहाँ पे फूड का शॉर्टेज है, वैक्सीनेशन नहीं हो रही है, ग्रोथ, इकोनॉमिक, एम्प्लॉयमेंट वगैरह सब डायलैपिडेटेड कंडीशन में। तो पीपल अब फिर यहाँ पे रिवोल्ट कर रहे हैं जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट क्यूबा की है। और क्यूबा की ऑफिशियल गवर्नमेंट बोल रही है कि इसमें यूएस का हाथ है एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट में।
हाई फ्यूल प्राइसेस थ्रेटन रिकवरी, इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है, पेट्रोल डीजल की कीमत ज़्यादा होती है, तो इससे क्या होता है, कॉस्ट बढ़ जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी तो फूड आइटम्स एवरीथिंग कॉस्टली हो जाएगा और उससे क्या होगा, इकोनॉमिक रिकवरी डिफिकल्ट हो जाएगी। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि फ्यूल प्राइसेस को चेक करें। स्टैंडर्ड एंड पुअर ने इंडिया की रेटिंग लोवेस्ट कर दिया है इन्वेस्टमेंट ग्रेड में, बट इसको ज़्यादा सीरियसली हम अभी लेंगे नहीं। फंडिंग गैप में स्टम्प हाउसिंग फॉर ऑल गोल, हाउसिंग फॉर ऑल, इसमें भी कोविड का थ्रेट है, लिक्विडिटी कम है, फंडिंग कम है, तो ये 2022 का जो टारगेट था वो पीछे हो जाएगा। India's trade with China soared 62% in H1 6 मंथ। बायलैटरल ट्रेड इंडिया का अभी भी चाइना से बड़ा है, बिकॉज इकोनॉमी को डीकपल करना इतना आसान होता नहीं है। हम चाइना पे हेवीली डिपेंडेंट है फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, फॉर रॉ मटेरियल्स, एवरीथिंग। तो डीकपल इज नॉट दैट इजी। देन इंडिया होस्ट करेगा 2026 का BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप। मिस्टर यशपाल शर्मा, आपने 1983 वर्ल्ड कप जिताया था हमें। आप रिसेंटली पासेस अवे, 66 ईयर ओल्ड थे। इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इनका इंडियन क्रिकेट में। देन दिस इज अबाउट ओलंपिक विलेज ओपन्स इट्स डोर टू वेलकम एथलीट। ये कहाँ पर हो रहा है, जापान में हो रहा है, टोक्यो। सो दिस इज द हिंदू, ये इंडियन एक्सप्रेस है। सी, पीपल आस्क व्हाट अबाउट थर्ड वेव, इट्स अप टू अस टू स्टॉप इट, कांट कॉम्प्रोमाइज इवन अ बिट। प्राइम मिनिस्टर ने साफ शब्दों में कहा है कि हमें खुद को ध्यान रखना जरूरी है, मास्क लगाए, क्राउडेड प्लेसेस को थोड़ा अवॉइड करें, दिस वी शुड ऑल डू। स्पुतनिक सीरम इंस्टीट्यूट बनाएगा, एंटी टेरर लॉज, दिस इज सिचुएशन डायर। सी, तालिबान में बड़ी ट्रबल हो रही है, तालिबान दिस ट्रबल हो रहा है, अफगानिस्तान में ट्रबल हो रही है। इंडिया मस्ट टेल तालिबान ज्वाइन मेन स्ट्रीम, सपोर्ट ओनली देन, ये अफगान के एनवॉय ने कहा। प्राइम मिनिस्टर ने टोक्यो जाने वाले एथलीट से पेप टॉक किया। ये स्वीट टाइम रेन अराइव्स, और रेन आते ही दिल्ली में ऐसे नज़ारे दिखते हैं, जैम लग जाता है, ट्रैफिक जैम या फिर वाटर लॉगिंग हो रही है। ये जो चौक है यहाँ पे वैसे भी बहुत ट्रैफिक जैम होता है, ITO। देन दिस इज अबाउट एलिमेंट ऑफ फियर इफ नो हेल्प विल हेड बैक टू मिड 90s। ये अफगानिस्तान क्लियर बोल रहा है, हेल्प मांग रहा है कि अगर अभी स्टॉप नहीं हुआ सिविल वॉर तो वापस 20-30 साल पिछड़ जाएगा अफगानिस्तान। ये मिस्टर जयशंकर हैं, तभी हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एक्टिवली सारे मिनिस्टर्स एंड दिस एरिया के स्टेक होल्डर्स से बात कर रहे हैं अभी। ये है अंडर वाटर वर्ल्ड, दिस इज टनल शार्क स्विम्स एट एक्वेटिक गैलरी वेयर इट इज इन अहमदाबाद, अहमदाबाद साइंस सिटी। व्हेन यू गेट टाइम डू विजिट दिस प्लेस, अहमदाबाद साइंस सिटी। ये ऐसी जो चीज़ें होती है ना, ये लगभग हर शहर में होती है, हिस्टोरिकल म्यूजियम या ऐसी कोई चीज़ है, ऑलमोस्ट एवरी सिटी बड़े शहर में ऐसे मिलता है। तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट लेके जाओ वहाँ पे, देखो, इससे आपको अपने आसपास की बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। देन ये अमृता शेरगिल जी हैं, इनके वर्क ने फेच किया 37.8 करोड़। पेंटर, बहुत बड़ा नाम है। रीशफल एंड डिजिटल रिफ्रेश जरूरी है। ये है RBI का टाइट रोप। RBI अभी catch-22 सिचुएशन पे है, अगर वो लिक्विडिटी इजी करेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, लिक्विडिटी इजी नहीं करेगी तो इकोनॉमिक रिकवरी नहीं हो पाएगी। तो RBI टाइट रोप। UAPA का री इंटरप्रिटेशन जरूरी है। और मिस्टर देओबा ने वॉर्न किया नेपाल प्राइम मिनिस्टर, फायर कोविड-19 हॉस्पिटल में, अफगान डेलीगेशन तालिबान से मिल रहा है। देन दिस इज अबाउट पॉलिटिकल फाइनेंस सेक्रेटरी ने बोला गवर्नमेंट विल प्राइवेटाइज मोस्ट PSBs इवेंचुअली। कुछ ही दिन पहले हमने पढ़ा था प्राइवेटाइजेशन, और प्राइवेटाइजेशन के प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है और वे फॉरवर्ड क्या है। आपने इसमें कुछ बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स लिखे हैं, रिवाइज। गवर्नमेंट विल प्राइवेटाइज मोस्ट PSBs इवेंचुअली। स्पेंड ऑन हेल्थ ग्रॉसरी कट हुआ है बिकॉज फ्यूल प्राइसेस बाइट। ये नया स्ट्रक्चरल इशू आ गया है बोइंग 787 में, तो इसको लैंड कर दिया गया है। नाउ अब हम आते हैं हिंदी आर्टिकल में। हिंदी आर्टिकल में आज हम देखते हैं राजस्थान की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ये बड़े फेवरेट हैं, इस टाइप के सवाल हर कंपटीशन में पूछे जाते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर्स एटसेट्रा। तो एटलीस्ट आप जिस राज्य के हो ना, उसके सारे बायोस्फीयर्स, सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज सब आपको टिप्स पे पता होना चाहिए। लेट अस स्टार्ट विद राजस्थान। तो राजस्थान में देखिए, एक ये क्या है, ताल छापेर, दिस इज सरिस्का, ये बड़ा फेमस है सरिस्का। ये भरतपुर है, बर्ड सेंचुरी, दिस इज ऑल्सो वेरी फेमस।
ये केवला देव है, केवला देव रामसर। देन दिस इज रणथंबोर, यहाँ पे टाइगर मिलता है। ये दारा है, ये राम सागर है। दिस इज माउंट आबू, माउंट आबू जो ये माउंटेन है ना, इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट आबू। देन दिस इज कुंभलगढ़, ये गजनेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो व्हाट आर दीज आर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, दीज आर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। हर स्टेट की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ज्यादा होती है, नेशनल पार्क थोड़े कम होते हैं, बायोस्फीयर्स और भी कम होते हैं। सारे स्टेट्स में बायोस्फीयर है भी नहीं। तो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर्स, ये सारे हमको एटलीस्ट हमारे स्टेट के और इंडिया के जो इम्पोर्टेंट है वो तो याद होने ही चाहिए। राजस्थान में जैसे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी है, सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य उदयपुर में है, राष्ट्रीय चंबल उद्यान है, अभ्यारण्य है चंबल। चंबल से क्या याद आता है? रिवर, हमने पढ़ा था ना, घड़ियाल, घड़ियाल, मगरमच्छ, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, रिवर। बाघ टाइगर में जो टाइगर है वो होता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची शेड्यूल 1 में। टॉप टॉप प्रोटेक्शन मिला है वाइल्ड लाइफ में टाइगर को। IUCN में एंडेंजर्ड है, साइट्स में भी ये परिशिष्ट वन में आता है। तो दिस इज टाइगर, टाइगर संरक्षित क्षेत्र, एंड दिस इज राजस्थान की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ओके, अब ये सी सेट है। पहला सवाल तो बड़ा इजी था, जो फ्रूट कंटेंट है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, पानी ऊपर नीचे हो सकता है। पहला केस में 68% वाटर है, तो फ्रूट कितना हुआ? 32। अब ये 32% कांस्टेंट रहेगा। इस केस में ये 100 kg फ्रेश फ्रूट था, तो 68% मतलब 68 किलो पानी हो गया, 32 किलो फ्रूट हो गया। तो अब ये जो 32 किलो फ्रूट है ना, ये कांस्टेंट रहेगा, पानी ऊपर नीचे होगा। तो ड्राई फ्रूट अगर x kg है तो फ्रूट कंटेंट कितना होगा? तो ये पहला था फ्रेश फ्रूट में। दूसरे केस में ड्राई फ्रूट था जिसका x kg वेट मानते हैं। x kg वेट में 80% फ्रूट होता है, तो 80% ऑफ x इज 32 बिकॉज 32 इज कांस्टेंट। तो x इज इक्वल टू 40, तो ये वेट आ गया ड्राई फ्रूट का। सेकेंड भी इजी था, 45 लेमन्स है, लॉस हुआ 20%। गिवन है 80% ऑफ CP 45 का, सेलिंग प्राइस ऑफ 45 इज इक्वल टू 40 है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 45 हमें आ जाएगा 50। तो एक लेमन का कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? 50/45, दैट इज 10/9। अब गेन हुआ 20% का, लेमन थे x, तो 120% जो 20% गेन है मतलब 120 हो जाएगा वो। 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस हो गई सेलिंग प्राइस, मतलब 24, तो CP आ जाएगा 18। ओके, दैट इज x इज इक्वल टू 18। ऑलराइट, सो दिस इज सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड भी इजी है, 3 साल पहले है, परचेज प्राइस P है, डेप्रिशिएशन, जहां भी डेप्रिशिएशन है मतलब तोड़फोड़ हो रही है, मतलब -10, अप्रिशिएशन हो रहा है मतलब +10, बस यही ध्यान रखना है। तो डेप्रिशिएशन है तो -10, अमाउंट ये दिया हुआ है, अमाउंट का फॉर्मूला में पता है P 1 + R/100 पावर दिस टाइम, दैट इज n इज इक्वल टू 3। R की जगह ये +R है ना, इसकी जगह आप -10 पुट करो बिकॉज -10 है डेप्रिशिएशन, सो यू विल गेट P इज इक्वल टू 12,000। ऑलराइट, सो दिस इज सी सेट सॉल्यूशन। आज के सवाल है, A man complete a journey in 10 hours. He travels first half of the journey at the rate of 21 km per hour and second half at the rate of 24 km per hour. तो आपको बताना है टोटल जर्नी कितनी हुई किलोमीटर में, पहला सवाल। दूसरा, रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ टू ट्रेन है 7:8। सेकेंड ट्रेन ने रन किया 400 किलोमीटर 4 घंटे में, तो स्पीड क्या है फर्स्ट ट्रेन की, दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, कार ट्रेवल कर रही है 5/7 ऑफ एक्चुअल स्पीड से, कवर किया 42 किलोमीटर 1 घंटे 40 मिनट 48 सेकेंड में, तो उसकी एक्चुअल स्पीड क्या है? ओके, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। पूरे सवाल जो इस टाइप के आते हैं उसमें केवल एक ही फॉर्मूला चलता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना आना चाहिए, वाइसी वर्सा, दैट्स ऑल, सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। ओके, सो दीज आर 3 क्वेश्चंस फॉर टुडे। ये सी सेट है, राजस्थान की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। दिस इज अबाउट वैक्सीनेशन कवरेज, डिजिटल ट्रबल, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडियन फेडरलिज्म, पॉपुलेशन सेंसस 2011 के बारे में आज सब पढ़ डालिए, एंड दिस इज अबाउट कैबिनेट कमिटी। ओके, so this is 14th of July 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.